हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में मेरा जो वीडियो था उसका साउंड क्वालिटी बहुत ही ख़राब था। तो मैं इस वीडियो को जो प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था उसको मैं फिर से बना रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि जो हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जो मतलब दो मास के बीच में कहीं भी कितना फोर्स लगता है, तो इसका ये था कि एफ टू कैपिटल जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला मतलब आप इस फार्मूला के हेल्प से दो मास के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये जी जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हर जगह कांस्टेंट रहेगा, इसका वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगा। और ये जो आर है, ये आर जो है ये दो मास के बीच का डिस्टेंस है, और ये मास जो है M1 और M2 है। ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसको ध्यान से देखना। ये देखो, इस वाले में हमें क्या कर रखा है कि अगर ये देखो दो मास है यहाँ पे M1 और M2, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स F इक्वल्स टू कैपिटल जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्वेश्चन है कि अगर इन दोनों के जो M1 और M2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को अगर हाफ कर दे तो फोर्स कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का। यही पर है, मतलब कि डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आर जो है आर ना होके R/2 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करो, ये जो आर है ना, यहाँ पे R/2 पुट कर दो। तो एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा। एफ डैश इसलिए करा क्योंकि दोनों फोर्स अब तो सेम नहीं रहने वाला है, तो इसलिए हमने एफ डैश कर दिया। तो कैपिटल जी M1 M2, आर के जगह में हमने यहाँ पे R/2 पुट करा है, तो R/2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R/2 का स्क्वायर मतलब R² अपॉन 4 हो जाएगा। 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 4 ऊपर जाएगा तो हमारा जो ये हो जाएगा एफ डैश इक्वल्स टू 4 कैपिटल जी M1 M2 अपॉन R²। ये जो पूरा टर्म है, ये देखो ये जो है एफ के बराबर है यहाँ पे। तो इसके जगह में हम लिख सकते हैं एफ डैश इक्वल्स टू 4s, मतलब पहले जितना फोर्स लग रहा था उसका 4 गुना ज़्यादा फोर्स बढ़ जाएगा जब हम लोग दोनों मास को आधा कर देंगे। मतलब डिस्टेंस, मास के डिस्टेंस को आधा करेंगे तो फोर्स जो है पहले के मुकाबले 4 टाइम ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस को अगर डबल कर दें, यहाँ पहले इतना था अब इतना ज़्यादा इधर कर दे, और तो डिस्टेंस डबल कर देने से फोर्स में क्या होगा। देखो आपने क्या पर रखा है, फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का, मतलब ये डिस्टेंस स्क्वायर डिस्टेंस का। ये जो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ आर स्क्वायर के जगह में टू आर स्क्वायर करना है हमें। क्या करना है, 2R²। ठीक है। टू आर टू आर का होल स्क्वायर करना है, 2R का होल स्क्वायर। ठीक है। इस आर जो है स्क्वायर है R² के जगह में, तो आर के जगह में 2R हमें पुट करना है क्योंकि रेडियस को डबल कर रहे हैं, जो रेडियस नहीं डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं। तो एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल जी M1 M2 अपॉन 2R का स्क्वायर। तो 2R का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 2R का स्क्वायर मतलब 4R² हो जाएगा, 4R²। अब देखो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म क्या है, एफ है। तो एफ डिवाइड बाय 4, मतलब 4 टाइम जो है वो, अगर डिस्टेंस को डबल करेंगे, इन दोनों मास के बीच के डिस्टेंस को अगर डबल करेंगे तो फोर्स जो है 4 टाइम कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमने क्या करा है यहाँ पे, दूसरा एक और केस लिया है कि अगर दोनों मास को हम लोग डबल कर दें तो क्या होने वाला है। अब M1 के जगह में 2M1 करना है, M2 के जगह में 2M2 करना है हमें। ठीक है। यहाँ पे हमें चेंजेस लाने हैं। अब यहाँ पे चेंजेस लाने, M1 के जगह 2M1 और M2 करना है। ठीक है। अभी आपने क्या पर रखा है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मास का, मतलब मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर मास घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी 2M1 2M2 अपॉन R²। अब यहाँ पे हमने क्या करा, टू जा 4 हो गया, 4। और ये देखो ये वाला टर्म है F, तो 4 टाइम फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। ठीक है।
तो यहाँ तक हमने अभी देखा कि अगर मतलब डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस को घटाएंगे तो क्या होगा, और मास को बढ़ाने पे या घटाने पे क्या होने वाला है। तो इस तरह के कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने इसको पहले ही बता दिया है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, इस पे बेस जो कुछ और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ठीक है। हम्म। तो एक टर्म था ये कि जी का जो है यूनिट कैसे निकाला जाए, यूनिट ऑफ जी कैसे निकाला जाए। तो हमने अभी तो पढ़ रखा है कि जो फोर्स होता है एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला। इस जी को एक तरफ एलॉन छोड़ दो, बाकी सम ये जो टर्म है, बाकी ये जो टर्म है उसको उधर बराबर के उस पार भेज दो। तो जी यहाँ पे एलॉन हो गया, ये नीचे में देखो यहाँ पे ये है डिनोमिनेटर में, यहाँ तो आएगा तो न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में इधर, तो ये इधर आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो हमने वही करा है, एफ इंटू आर स्क्वायर m1 m2। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और आर क्या है, दोनों मास के बीच का डिस्टेंस है ये आर। तो आर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। m1 का ऐसा यूनिट क्या होता है, जो मास होता है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, मास का केजी, और दो मास है तो केजी केजी कर दिया। तो हमने न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये केजी, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर, और उसको हमने ऊपर भेजा तो पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जी का ये यूनिट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, ये जो फोर्स है इसका कुछ हमने और भी चीज़ें हमने यहाँ पे बता रखा हूँ। इस फोर्स के बारे में जो भी है, जब बोल रहा है इट इज सेंट्रल फोर्स एक्ट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो मास है, अगर कोई दो मास है, इसका जो फोर्स लगेगा ये सेंटर टू सेंटर लगेगा। इस तरह से नहीं लगेगा, ये बिल्कुल लाइन ज्वाइनिंग फोर्स होगा। ठीक है, एकदम सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइनिंग फोर्स होगा। कुछ इस तरह से फोर्स नहीं लगेगा, इस तरह से। मतलब ये मतलब क्या है, सेंटर टू सेंटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ऑलवेज। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ये फोर्स जो है कभी भी रिपेल नहीं करेगा। ये जो फोर्स है हमेशा एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है कुछ फोर्स के साथ। हमने फिर लिख रखा है, हाँ, तो हमने फिर लिख रखा है कि F1 ये इक्वल्स टू F2। ये ऊपर में एरो दे रखा है, एरो इसलिए दे रखा है क्योंकि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसलिए ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे माइनस इसलिए दिया है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मतलब ये हुआ कि अगर ये मास, अगर इस मास को कुछ फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी मास उतने ही फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा। नहीं समझ में आया। सपोज कोई, ये कोई अर्थ है, अर्थ पे ऊपर में कोई ऑब्जेक्ट है जो इसका मास है 2 kg। अब ये जितने फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ भी इसको उतने ही फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हर एक मास दूसरे मास को सेम इक्वल फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, एक्शन रिएक्शन की तरह। बिल्कुल, जितना आप एक्शन लगाओगे उतना ही रिएक्शन होगा, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इट इज़ वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। अब बोलोगे सर ये पॉइंट मासेस आपने क्या बोल दिया, ये पॉइंट मासेस का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज करो ये अपना अर्थ है ना, अर्थ है, कितना बड़ा इसका रेडियस है, कितना बड़ा इसका साइज है, इसका मास कितना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर आप दूसरे प्लानट से देखोगे, देखो कि सन जो है, मून जो है, वो हमारे मतलब बहुत छोटा नज़र आता है, वो बिल्कुल पॉइंट की तरह है। तो इसलिए वो उसको बोलते हैं वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। ठीक है, तो ये इसका कुछ था। अब आप चाहे तो इसमें कुछ और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हम्म। अब देखो कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस पे कुछ फिनोमिनन जो होते हैं हमारे आंखों के सामने हम लोग देखते आ रहे हैं। तो क्या क्या हो सकता है वो चीज़ देख लेते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सन और अर्थ के बीच में, वो क्या करता है,
ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही जो सन के अराउंड जो अर्थ है वो मूव कर पा रहा है। ये सन है चारों ओर, अर्थ जो है क्या है, रिवॉल्व कर पा रहा है। जो अपना सोलर सिस्टम का एग्जिस्टेंस है, मतलब जो सन के अराउंड सारे प्लैनेट जो मूव कर रहे हैं, आठों प्लैनेट, तो वो इस फोर्स की वजह से ही संभव हो पा रहा है। आप देखे होंगे कि जो टाइड आता है, मतलब जो ज्वार और भाटा ओशन में आता है जनरली, ये पूर्णिमा को आता है। जब मतलब मून लाइट होता है, मतलब चांद पूरा उगा रहता है, तो उस दिन ज्वार और भाटा कुछ ज़्यादा होते हैं, इसके वजह से ही आती है, इस फोर्स की वजह से ही आते हैं। आप देख रहे हो कि कोई अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है, तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है, तो इसके वजह से ही इस फोर्स का जनरेशन होता है। ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमने और भी चीज़ देखा इस फोर्स के रिगार्डिंग। तो हम लोग आगे देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे उस जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले पे बेस कुछ न्यूमेरिकल दे रखा हूँ। एफ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला यह था कैपिटल जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे बेस हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछ रखा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑफ 100 kg एंड 1000 kg सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 10 मीटर। और जी का वैल्यू ये दे रखा है। जी का वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होता है, इसको याद रख लो, ये यूनिवर्सल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि जो M1 है जो 100 kg है, और M2 जो है वो 1000 kg है। ठीक है, और जो R दे रखा है, हमें 10 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है। R जो है वो 10 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें करना क्या है, सीधा फॉर्मूला, पुटिंग वैल्यू और गेटिंग आंसर है। फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। और जी का वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखा है, नहीं भी दे रखा है तो ये जी का वैल्यू हमेशा यही कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो M1 दे रखा है 100 kg, M2 दे रखा है 1000 kg, R दे रखा है 10 मीटर, और जी का वैल्यू दें, सीधा पुटिंग वैल्यू गेटिंग आंसर। तो ये रहा जी का वैल्यू, हमने पुट कर दिया। M1 की जगह 100, M2 की जगह 1000, और R जो है 10 आर स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, आर स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 लिखा, तो हमने यहाँ पे 10 इंटू 10 कर दिया। अब देखो इस जीरो से, इस जीरो से इसको कैंसिल आउट, इस जीरो से इसको कैंसिल आउट, तो अपने पास क्या बचा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे 10⁻⁻11, 1000 को लिख सकते हैं 10⁻³ लिख सकते हैं। अब क्या है यहाँ पे देखो, x⁻m इंटू x⁻n, तो क्या होता है, x⁻m mn होता है, m-n होता है, जो भी होता है। तो यहाँ पे देखो पावर क्या है, दोनों का जो बेस है वो सेम है, और पावर ये माइनस में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में ये हो जाएगा, ये होता है ना इसका वैल्यू, ऐसा करते हैं हम लोग, इक्वल्स टू ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे देखो पावर -1 में है, -11 है, और ये +3 है, तो -8 हो जाएगा पावर। तो अब क्या करो, 6.67 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, यहाँ पे इसका यूनिट लगाना जरूरी होता है हमें, तो हम लोग क्या कर लिए, न्यूटन लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है गिवन मास ऑफ अर्थ इतना होता है, अर्थ का जो एक्चुअल मास होता है यही होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ भी यही होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस बाय अ मैन 50 kg। बोल रहा है कि यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे है ना, ये अर्थ है ना, यहाँ पे कोई एक इंसान है, इसका मास है 50 kg। ठीक है, मास इसका 50 kg है, और ये जो अर्थ है यहाँ से इसका रेडियस दे रखा है 6.4 इंटू 10⁻6, और अर्थ का मास जो दे रखा है हमें
6 इंटू 10⁻24 kg दे रखा है। अब बोला है कि इस जो इंसान है, इस इंसान पे कितना फोर्स लग रहा है टोटल, ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है। तो देखो इसका सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इंसान है और ये रेडियस है और ये मास है। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, मास ऑफ अर्थ इतना है, रेडियस इतना है, और मास ऑफ मैन कितना है 50 kg, जी इतना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, m1 mu कर दिया, m2 को m कर दिया, वो मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मैन। और r कितना है, r तो वही होगा ना जो यहाँ से अब सेंटर तक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, तो r यही डिस्टेंस हो जाएगा। तो r स्क्वायर कर दिया हमने। अब क्या करा हमने, सारे वैल्यू को पट कर दिया, ये g का वैल्यू हो गया, ये मास ऑफ अर्थ हो गया, ये मास ऑफ मैन हो गया। r कितना हो गया, अर्थ का रेडियस का स्क्वायर, ये रहा अर्थ का रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 और स्क्वायर कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो है कि g का वैल्यू, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मैन, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 6.4 इंटू 6.4 10⁻6 इंटू 10⁻6, देखो x⁻m इंटू x⁻n, तो क्या हो जाएगा, x⁻m प्लस n होता है, तो वही होता है ना। तो 10⁻6 प्लस 10⁻12 कर दिया हमने, ठीक है। देखो अब देखो हमने क्या कर दिया, जो 10 टू द पावर है ना, सबको एक जगह कर दिया और बाकी के टर्म को एक जगह। तो 6.67 ये जी वाला था, और ये जो 6 है ये यहाँ पे रखा, और ये जो 50 है यहाँ पे रखा, और 6.4 नीचे और 6.4 यहाँ पे, ठीक है, सबको एक जगह कर दिया। अब 10 टू द पावर देखो, ये वाला जी वाला पावर है यहाँ पे 10⁻4, ये 20, ये हो गया। अब देखो ये 10⁻12 जो है ये डिनोमिनेटर में, ऊपर में इसको लेके गए तो 10⁻−12 हो गया, ठीक है। अब इस वाले को सॉल्यूशन करो, इस वाले टर्म को हमने सॉल्यूशन किया तो कुछ ऐसा आया यहाँ पे, और इसको डिवाइड कर दिया तो इतना आ गया। अब देखो 10⁻, ये -12 माइनस इतना 11, तो -23, और ये +24 है, तो 10 बचेगा अपने पास, क्या बचेगा, केवल और केवल 10 बचेगा। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया, आंसर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बेस हमने कुछ न्यूमेरिकल करा, ठीक है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।